प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के एक नए अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ेंगे। तो किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले क्या क्या हमको उस चैप्टर में पढ़ना है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बाद पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है। ये मेन टॉपिक्स हैं इसमें। तो सबसे पहले वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव किसी भी विद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग बिंदु का एक अपना वैद्युत विभव होता है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग बिंदु पर हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। उसी तरह से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत विभव भी हर एक बिंदु का अलग अलग होता है। तो ये वैद्युत विभव होता क्या है और इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वैद्युत विभव को पढ़ने से पहले हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसी की सहायता से वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए अच्छी तरह से, इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 11 में गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था। गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती क्या है और इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, जिससे हमको जब हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ें तो वो पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अगर कोई वस्तु पृथ्वी तल पर है तो हम मान लेते हैं कि उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 0 है। अगर उस वस्तु को पृथ्वी तल से ले जाकर के कुछ ऊंचाई पर रख दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर कुछ स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। और वो स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आती है, तो इस वस्तु को, चूंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल किधर काम करेगा, पृथ्वी तल की ओर यानी नीचे की ओर, तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध देखिए यहाँ पर भार इसका mg ये नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इसके विरुद्ध हमको क्या करना पड़ता है, इस वस्तु को उठा करके यहाँ पर अर्थात हमारे द्वारा, जिसको हम वाह्य बल कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो a ऊंचाई पर ले जाने पर इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमने मान लिया UA हो गई। इसी तरह से अगर हम इसको यहां से b ऊंचाई तक ले गए तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो संचित हुई, अर्थात हमने जो कार्य किया वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो उस b पर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा हम मान लेते हैं UB है। तो चूंकि H1 ऊंचाई H2 से कम है तो UB यानी ये वाली स्थितिज ऊर्जा इस वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें जितना भी हम इस वस्तु पर कार्य करेंगे उसको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में उतनी ही इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो अगर हम ऐसा कहें कि बिंदु A पर उसकी स्थितिज ऊर्जा UA थी, बिंदु B पर UB हो गई, तो अगर A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम सीधे सीधे निकालेंगे। जैसे A पर अगर इसकी स्थितिज ऊर्जा 100 जूल थी और जब हम उसको B पर ले गए, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर ले जाने में 100 जूल, फिर यहाँ से यहाँ तक जब ले गए तो मान लेते हैं 180 जूल हो गई। तो A से B तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, तो हम लोग जानते हैं दोनों की स्थितिज ऊर्जा का अंतर जो होगा, अर्थात UB यहां से यहां तक ले जाने में, UA क्या है, यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य UB माइनस UA, तो हमको क्या मिल जाएगा, A से B तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, WAB, ये आ जाता है वर्क डन। अर्थात उस वस्तु को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य जब भी हमको निकालना होगा तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि हर एक बिंदु पर, जैसे A पर
उस वस्तु की स्थिर ऊर्जा कुछ दूसरी थी, बी पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कुछ दूसरी होगी। तो हर एक बिंदु पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अलग अलग होगी। इसी तरह से जब हम लोग अभी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश की बात करेंगे, तो आवेश की भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर हर एक बिंदु पर अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दो बिंदुओं के बीच अर्थात जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा तो किया गया कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसी तरीके से कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। जैसे अगर ये हमारा एक स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश का अर्थ है ये अपना कुछ वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा, और हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे, और ये धन आवेश है तो उससे दूर जाता हुआ इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हर एक दिशा में चारों तरफ निकल रही होंगी। तो ये विद्युत क्षेत्र इसका इधर होगा, और जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, कम होता जाएगा, और हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बदलती जाएगी। तो अगर इस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए, जैसे हमने वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उसी तरह से जैसे अगर हमने कहा कि यहां से विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु ए है, यहां पर एक धन आवेश Q रखा गया है, और इस विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर इस आवेश को A से B तक, A से B यहां पर बना लेते हैं, A से B तक अर्थात यहां से इसको यहां ले आने में क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आवेश है, जो इसका विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर है, इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, तो ये धन आवेश है तो इस पर बल किधर लगा रहा होगा, विद्युत क्षेत्र इधर लगा रहा होगा बल, इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, F इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है Fe, और हमको इस बल के विरुद्ध इस A से B तक ले आना है। तो A से B तक ले आने में जो कार्य होगा वो इस वस्तु में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एक चीज और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा होता है तो उसके पास एक स्थितिज ऊर्जा होती है, तो हमको उसके पास कितने स्थितिज ऊर्जा है इससे ज्यादा मतलब नहीं है। अगर हमने मान लिया कि इस वस्तु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा UA है, A बिंदु पर रखा है, अब इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा UA है, और जब हम उसको B तक ले आएंगे तो हमको कुछ और कार्य करना पड़ेगा, और उसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ निश्चित रूप से बढ़ गई होगी क्योंकि A से B तक ले आ रहे हैं वैद्युत बल के विरुद्ध, तो उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा हमने मान लिया UB हो गया। तो बाह्य बल अर्थात जिसने भी कार्य किया होगा A से B तक ले आने में, तो उसके द्वारा किया गया कार्य इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात इसकी स्थितिज ऊर्जा A से B तक ले आने में कितनी बढ़ी वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे UB माइनस UA। हमको मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि से मतलब होता है, इसके पास कितनी थी स्थितिज ऊर्जा उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, इसके पास यहां से यहां तक लाने में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई, ये मेन चीज होती है। तो UB माइनस UA कैसे निकालेंगे कि बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया गया, तो उसको हम लोग लिखते हैं W A से B तक ले आने में WAB वर्क डन। तो ये A से B तक ले आने में कितना कार्य किया गया। अब ये कार्य जो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब कार्य को हम कैलकुलेट कर पाएंगे तभी A से B तक ले आने में उनकी स्थितिज ऊर्जाओं के बीच का अंतर हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको सीखेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कार्य को कैलकुलेट करने का फार्मूला बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल यानी जो बल हम लगा रहे हैं या एक्सटर्नल बाह्य बल, और A से B तक हमने कितना विस्थापित किया,
तो ये जो हमारा वर्क डन होगा WAB, ये F एक्सटर्नल इंटू और A से B तक ले आने में जो विस्थापन हुआ AB विस्थापन। लेकिन ये सीधे सीधे ऐसे फार्मूले से इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि अगर इस बल का परिमाण लगातार बदल रहा हो, अच्छा इसमें इस आवेश को, यानी जो आवेश हम यहाँ पर ले आ रहे हैं, इसको बिना त्वरित किए हमको A से B तक ले आना होता है। बिना त्वरित किए का मतलब है कि इस पर जितना बल पहले से विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, उतना ही बल हमको लगा करके A से B तक लाना होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो बहुत ही धीरे धीरे और बिना त्वरित किए A से B तक ले आना है। तो जैसे जैसे अब हम लोग जानते हैं कि हर एक बिंदु पर Q जो है, जब ऐसे इसको पास ले आते जाएंगे इस स्रोत आवेश के, तो जैसे जैसे इसको इधर ले आएंगे तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ता जाएगा और लगने वाले जो वैद्युत बल है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। और जब उसका मान बढ़ता जाएगा तो हमारे द्वारा जो वाह्य बल लगाया जा रहा है उसका मान भी धीरे धीरे उसका मान भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हर एक बिंदु पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो लगाकर इसको यहां से यहां तक ले जाया जा रहा है, वो भी क्या होगा, बदलता जाएगा। तो अगर हर एक बिंदु पर ये एक्सटर्नल फोर्स बदल रहा है तो फिर हमको वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है, हर एक विस्थापन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, dr जिसके लिए उस बल का मान समान हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्क डन पहले निकालते हैं, dW F एक्सटर्नल इंटू dr। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक हमको करना है वर्क डन। A से B तक किया गया कुल कार्य dW A से B F एक्सटर्नल इंटू dr। तो ये छोटा छोटा जो वर्क डन होता है मिला करके कुल कार्य हो जाता है WAB। इसको हम लोग A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कह सकते हैं, WAB भी कह सकते हैं। A to B F एक्सटर्नल इंटू dr। तो ये फार्मूला हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीधे सीधे हम लोग बल गुणे यहां से यहां तक का विस्थापन लगा करके ये वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक बिंदु पर ये बल जो है बदल रहा होगा। तो ये एक तरीका होता है वर्क डन कैलकुलेट करने का। अब यह एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा हमको, ये कैसे पता चलता है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का, यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगाया गया बल क्या है, तो उसी से हमको यह एक्सटर्नल पता चलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें यह एक्सटर्नल का मान कितना है, तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो इस पर बल कितना लग रहा होगा, यह बराबर FE इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स हो जाता है, तो उतना ही बल हमको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देख सकते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स और वैद्युत बल दोनों की दिशा विपरीत है। तो अगर हम यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, वैद्युत बल हमारा हर एक बिंदु पर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको पता है तो हर एक बिंदु पर विद्युत बल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बन जाएगा, F एक्सटर्नल की जगह अगर F रखेंगे तो माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दिशा इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो अतः जो WAB हमारा हो जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट करने का जो तरीका हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जब माइनस रखेंगे तो माइनस को हम लोग बाहर ले सकते हैं, A to B FE इंटू dr इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल, ये हमारा फार्मूला होता है। तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन A to B FE इंटू dr। और यही किया गया कार्य, यही हमारे स्थितिज ऊर्जा के रूप वृद्धि के रूप में आता है। तो ये दोनों फार्मूले, ये तरीके हमको ध्यान में रखने हैं। अब यहां से जो वैद्युत विभव है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहां से वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आता है, ये चीज हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आवेश Q है
Q को A से B तक ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आवेश का परिमाण बदल जाए अर्थात आवेश यहाँ दूसरा हो जाए तो यहाँ पर किए गए कार्य का परिमाण भी क्या होगा, अलग आएगा। तो A से B तक की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका अंतर भी अलग आएगा। जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए केला लेने गए, तो वहां पर क्या दुकानदार ने बोला, जैसे हमने कहा 1 दर्जन केले दे दो, तो दुकानदार ने कहा कि 7 रुपए के 9 केले हैं। तो 7 रुपए के 9 केले हैं, तो अब आप वहां पर कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करते रहिए कि अगर हमको 1 केला लेना है या 1 दर्जन केला लेना है तो कितने का पड़ेगा। तो हम लोग हर एक चीज को, इसीलिए जब कोई चीज रखी जाती है तो हर एक चीज की यूनिट यानी इकाई का कितना मूल्य होता है, जैसे 1 किलो का कितना मूल्य होता है या 1 दर्जन का कितना मूल्य होता है, उसी तरह से यहाँ पर एकांक आवेश को A से B तक ले आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वही किया गया कार्य ही इन दो बिंदुओं A तथा B के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो एकांक आवेश के लिए जब बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, जितना भी आवेश A से B तक ले आया गया उसको ले आने में कितना कार्य किया गया, उसमें उस आवेश के परिमाण से डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड कर देंगे तो वही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताएगा। तो यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, तो WAB बटे Q इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं UB माइनस UA बटे Q, यानी आवेश के परिमाण से हमने डिवाइड कर दिया, तो UB बटे Q माइनस UA बटे Q ये हो गया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को लिखते हैं VB माइनस VA। यहीं से वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो यहां से ये हमारा हो गया ये, तो WAB अपान Q इक्वल टू VB माइनस VA, या इसी को हम लोग लिखते हैं VAB। तो VAB ये हमारा क्या हो जाता है, VAB। तो VAB इक्वल टू क्या हो गया, WAB अपान Q, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताएगा। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे बिंदु A पर हम लोगों ने पढ़ा था, बिंदु A पर उसकी पहले से कुछ स्थिर ऊर्जा है, तो बिंदु A पर जो स्थिर ऊर्जा है उससे प्रति एकांक आवेश की जो स्थिर ऊर्जा है वही उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। तो यहाँ पर A पर वैद्युत विभव VA है और B पर वैद्युत विभव क्या है, VB है। तो ये एक किसी बिंदु का वैद्युत विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला वैद्युत विभवांतर का दोनों बिंदुओं के बीच के। अब हम लोग किसी बिंदु का वैद्युत विभव कैसे मिलता है उसको भी देखेंगे यहाँ पर। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र के भीतर इस Q आवेश को A से B तक हम ले आने में जितना कार्य करेंगे, तो हमने मान लिया WAB हो गया, और जितना आवेश है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, एकांक परीक्षण धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो वैद्युत विभवांतर ही हमको ज्यादा मिलेगा। इससे पहले एक चीजें और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे VA क्या है, किसका वैद्युत विभव है, बिंदु A का वैद्युत विभव है। VB बिंदु B का वैद्युत विभव है, तो VB माइनस VA ही हमारा क्या देता है, दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव किसी बिंदु का कैसे निकालते हैं, तो हमने इससे पहले अभी पढ़ा कि जब किसी आवेश को उस बिंदु पर रखा जाता है तो निश्चित रूप से पहले जब यहाँ पर ये लाया गया तो लाने में, इस बिंदु पर लाने में कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी
ने किया होगा तो वो जो कार्य है उसकी स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि बिंदु ए पर उसकी स्थिर ऊर्जा क्या मान लिया हमने, UA है। अगर ए पर इसकी स्थिर ऊर्जा UA है और उसको जब उस आवेश से भाग दे देते हैं आवेश के परिमाण से, तो वही क्या निकल के आता है, VA, अर्थात बिंदु ए का वैद्युत विभव। इसी तरह से बी तक ले आने में हमने जितना कार्य किया उसकी स्थिर ऊर्जा हो गई UB, और Q से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। इस आवेश को कहां से ले आते हैं, तो ये माना जाता है तो आवेश को अनंत से ले आया जाता है। अनंत से प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक ले आने में जितना कार्य किया जाता है वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहां पर W, तो VA अगर हम निकालें तो VA क्या हो जाएगा, W इंफिनिटी से A तक ले आने में कितना कार्य किया गया बटे एकांक आवेश हमारा करना है तो Q से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल के आता है। इस तरह से VB की जब बात करेंगे तो W इंफिनिटी से B तक ले आने में जितना कार्य किया गया वो हमारा क्या हो जाता है, VB हो जाता है। चूंकि विद्युत क्षेत्र हमारा अनंत तक माना जाता है, इसीलिए जब भी आवेश को कहीं से ले आके रखने की बात की जाती है तो कहा जाता है अनंत से उस आवेश को यहाँ तक ले आया जा रहा है। अगर हम वैद्युत विभव, किसी बिंदु के वैद्युत विभव की परिभाषा लिखें तो वैद्युत विभव क्या होगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले आने में जितना कार्य किया जाएगा वही उस बिंदु का क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। तो वैद्युत विभव की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। किसी बिंदु का जब वैद्युत विभव निकालना होगा तो उसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे ये कोई बिंदु है A जो किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर है, तो इसका अगर वैद्युत विभव हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक ले आते हैं। इस बिंदु तक ले आने में जितना भी कार्य किया जाएगा, मान लिया हमने कितना कार्य किया गया, ये W इंफिनिटी से A तक, और इसमें जो उस आवेश का परिमाण है उससे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव निकल के आ जाता है। इसी तरह से जैसे अगर यहाँ पर मान लिया हमने इसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु B है, अगर इसका वैद्युत विभव हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, इंफिनिटी से एक परीक्षण आवेश को ले आते हैं B तक, तो उसको ले आने में कितना कार्य किया गया, W इंफिनिटी से B, और उस आवेश के परिमाण से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, VB आ जाएगा, B का वैद्युत विभव निकल के आएगा। अब जो वैद्युत विभवांतर हमने पढ़ा तो A से B तक ले आने में कितना कार्य किया गया, अगर A से B तक, जैसे इंफिनिटी से A तक ले आने में मान लेते हैं हम लोग को ने कितना कार्य किया 100, और इंफिनिटी से B तक एकांक धन परीक्षण आवेश को ले आने में कितना कार्य हुआ 150। तो अब हम कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को ले आने में A पर जो कार्य हुआ वो हमारा VA हो गया 100, ये इसका वैद्युत विभव हो गया। B तक ले आने में अनंत से यहां तक एकांक धन परीक्षण को आवेश ले आने में कितना कार्य हुआ 150, तो VB यानी इसका वैद्युत विभव कितना हो गया 150। तो A से B तक ले आने में कितना कार्य होगा, यहां से यहां तक ले आने में 150 हुआ, यहां से यहां तक ले आने में 100 हुआ, तो A से B तक हम यहां निकाल सकते हैं। तो A से B AB जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, अर्थात 150 माइनस 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। तो इसी को हम लोग कहते हैं दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो को एक दो बार देखें, चीजों को समझने का प्रयास करें, किताब से पढ़ के समझने का प्रयास करें, क्योंकि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे जो चीजें हमको पढ़नी है वो आसान लगेगी।